हेलो एवरीवन। चलो वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी कि जी। आज का टॉपिक 8.4 है, यहाँ पे भी देख सकते हो बुक में। द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ओके। यानी कि जी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो फिर जी एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, तो उससे प्रैक्टिकली फाइंड करने के लिए जो साइंटिस्ट है उसका नाम है कैवेंडिश। ओके, क्या नाम है? कैवेंडिश। कैवेंडिश नाम के साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट करके जी की वैल्यू फाइंड करके रखी है। तो उसने क्या एक्सपेरिमेंट किया पता है? एक स्ट्रिंग को, बहुत ही लाइट वेट स्ट्रिंग से एक एल लेंथ के रॉड को ऐसे हैंग कर दिया। अरे आपकी बुक में भी यहाँ पे फिगर है, देखो। मैं इसे इस तरफ कर देता हूँ, आप बुक की फिगर भी देखते रहना। ये रही, देखो। इस तरीके से एक लाइट लाइट स्ट्रिंग से एक एल लेंथ की रॉड को हैंग करके रखा हुआ है। उस एल लेंथ की रॉड के ऊपर, दोनों एंड के ऊपर, टू स्मॉल मासिस एम, दोनों का मास आइडेंटिकल है और दोनों का मास एम जितना है। ओके, दो स्मॉल मासिस लगाए हुए हैं ना। वो क्या करता है पता है? एक बिग मास बॉल जिसका मास कैपिटल एम है, मान के चलो कि उसका मास कैपिटल एम है, उतने मास को इस स्मॉल मास के पास में लाता है। तो अब क्या होगा? ये बिग मास स्मॉल मास को अपनी ओर खींचेगा, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स। सेम वे में अगर यहाँ पे ला रहा है तो देखना, यहाँ पे आप फिगर में भी देख सकते हो, यहाँ पे भी देख सकते हो। तो यहाँ पे भी देख सकते हो, मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पे अगर वो एक मास को यहाँ पे ला रहा है तो सेम मास को इक्वली और सेम एक दूसरे मास को उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ पे देखो, अगर बी पॉइंट पे मैं यहाँ पे एक मास ला रहा हूँ तो उसके सेम ए पॉइंट पे इतना ही मास बट उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे लगाऊंगा। जिससे क्या होगा? जिससे क्या होगा कि कपल फोर्स क्रिएट होगा। कपल फोर्स क्रिएट होगा यानी कि टॉर्क क्रिएट होगा। अब यहाँ पे ये बिग मास इसे इस तरफ खींचेगा, कैपिटल एम जितना मास। क्लियर हो रहा है? या फिर वाइसा वर्सा। देखो आपकी बुक में और दो पोजीशन भी दे के रखिए, ये वाली एक पोजीशन और दूसरी ये वाली एक पोजीशन। आप या तो S1 और S2 पे लगा सकते हो या फिर S1 डैश और S2 डैश पे रख सकते हो। आपकी बुक में दोनों दी हुई है, मैंने कौन सी पोजीशन चूज करी आपके बुक के नेम के अकॉर्डिंग? S1 डैश एंड S2 डैश। अब देखो ध्यान से, अब हमें पता है दोनों की वजह से इसके अंदर दोनों के ऊपर इक्वल फोर्स F क्रिएट होगा, क्योंकि दोनों की मास सेम टू सेम है। दोनों के बीच में डिस्टेंस गैप है वो डी जितना है, स्मॉल डी जितना, तो वो भी दोनों में सेम टू सेम है। दोनों के बीच में डिस्टेंस का गैप जो है दोनों मास के सेंटर के बीच में, वो भी डी जितना है और दोनों सेम टू सेम है। तो फोर्स सेम टू सेम क्रिएट होने वाला है। अगर टू इक्वल फोर्स आर एट टू इक्वल पॉइंट ऑफ इंटरवल और दोनों एक दूसरे के अपोजिट में हो तो इसे कपल कहते हैं। हमने कपल की डेफिनेशन देखी थी, अ पेयर ऑफ सेम इक्वल अमाउंट एंड अपोजिट डायरेक्शन में जो दो फोर्स होती है जिनकी लाइन ऑफ एक्शन दोनों एक नहीं होती है, तो उन दोनों की वजह से टॉर्क जनरेट होता है। तो अगर मैं टॉर्क की इक्वेशन लिखूं इस पूरी सिस्टम के लिए तो वो क्या होगी? टॉर्क टॉ इज इक्वल टू एफ क्रॉस, अगर ये पूरी लेंथ एल है, अगर ये पूरी लेंथ एल है तो यहाँ से ही मेन तो पिवोटिंग होने वाला है, इसी पॉइंट से दोनों रोटेशन होने वाला है, दोनों तरफ रोटेशन जो भी होगा वो इसी पॉइंट से होगा। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा? L/2। और सेम वे में यहाँ पे भी L/2। तो मेरा टोटल टॉर्क इज इक्वल टू L/2 प्लस एफ क्रॉस L/2। यही होने वाला है टोटल टॉर्क। टॉर्क टॉ इज इक्वल टू फोर्स एफ इंटू इंटू क्रॉस L/2। यहाँ पे भी फोर्स एफ क्रॉस L/2। अब दोनों के बीच में ऑलवेज 90 डिग्री का ही एंगल होने वाला है, इसलिए क्रॉस निकाल दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो टोटल टॉर्क टॉ इज इक्वल टू एफ L/2 टू टाइम्स, देखो ये भी एफ क्रॉस L/2, ये भी एफ क्रॉस L/2। क्रॉस क्यों निकाल दिया? दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री था, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो टू टू से कैंसल। तो माई टोटल टॉर्क इज इक्वल टू एफ इंटू एल। क्लियर हो गया? अब तो मुझे एफ की इक्वेशन पता है, तो यानी कि मुझे ये राइट साइड पता चल गई। अब अगर मैं लेफ्ट साइड की बात करूं, अगर मैं लेफ्ट साइड की बात करूं तो उसके लिए उसने क्या किया पता है? ये जो स्ट्रिंग है ना, ये जो स्ट्रिंग, उसकी ट्विस्टेड एंगल को मेजर करके रखा। देखो आपकी फिगर में भी देके रखा है मेरे, हाँ सॉरी, इसकी इस टाइप के रोटेशन होने वाला है, ये वाला रोटेशन होने वाला है। आपकी फिगर में देखो उसी टाइप का रोटेशन होने वाला है, क्योंकि ये फोर्स इस तरफ है, ये फोर्स इस तरफ है, तो इस तरीके से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये घूमेगा। तो यहाँ पे अगर ट्विस्ट एंगल थीटा जितना है
अगर मुझे ट्विस्ट एंगल पता चल गया कि जैसे ही मैं यहाँ पे दोनों मास को आइडेंटिकल मास को लाता हूँ तो ये जितना भी थोड़ा सा भी ट्विस्ट हो रहा है तो वो ट्विस्ट एंगल अगर थीटा है और उस ट्विस्ट के लिए ये जो टॉर्क है वो भी मैं मेजर कर सकता हूँ। देखो अभी के लिए मुझे टॉर्क नहीं पता है, बट मान के चलो कि मुझे इन दोनों फोर्स की वजह से, ध्यान से सुनना, इन दोनों फोर्स की वजह से ये जो रॉड मूवमेंट कर रहा है, ये जो रॉड सर्कुलर मूवमेंट कर रहा है, सर्कुलर मूवमेंट करेगा, उस वजह से इसमें जितना भी टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है अगर मैंने वो मेजर कर लिया तो फिर सेकेंड टाइम पे मैं क्या करूँगा पता है? अभी मुझे ट्विस्ट एंगल पता है बट टॉर्क नहीं पता है। सेकेंड टाइम पे क्या करूँगा पता है? इन दोनों पार्टिकल को निकाल दूंगा, इन दोनों बिग मास को निकाल दूंगा। मुझे पता है कि मुझे ट्विस्ट एंगल कितना क्रिएट करना है, तो उसके लिए समझ में आ रहा है ना, फर्स्ट केस में मैं दोनों मास को रख रहा हूँ और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कितना ट्विस्ट एंगल क्रिएट हो रहा है वो फाइंड कर रहा हूँ। मान के चलो कि 30 डिग्री हो रहा है। अब सेकेंड टाइम पे क्या करूँगा, मुझे फाइंड करना है टॉर्क इस ट्विस्ट एंगल के लिए, जो भी ये ट्विस्ट हो रहा है उसके लिए टॉर्क कितना अप्लाई करना होगा वो भी मुझे फाइंड करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा पता है? इन दोनों को निकाल दूंगा और इस रॉड को खुद के एक्सटर्नल फोर्स से टॉर्क कर सॉरी रोटेट करवाऊंगा, खुद के एक्सटर्नल फोर्स से रोटेट करवाऊंगा और एंगल कितना क्रिएट करने की कोशिश करूंगा? 30 डिग्री। जब 30 डिग्री एंगल क्रिएट हो जाए तो मैं बाहर से कितना फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ उसकी मदद से मैं टॉर्क फाइंड कर सकता हूँ। तो फिर तब मैं जो टॉर्क फाइंड करूंगा ना उससे मैं कहूँगा टॉर्क, ये जो टॉर्क है ना यहाँ पे जो मैंने टॉ लिखा हुआ है, ये जो टॉ वो है मेरा टॉर्क पर यूनिट एंगल, जो मैंने एक्सटर्नली अपनी खुद की हेल्प से फाइंड करके रखा है। टॉर्क टॉ पर यूनिट एंगल, मुझे जितना भी एंगल क्रिएट करना है उसके लिए कितना टॉर्क अप्लाई करना होगा वो मैंने एक्सटर्नली फाइंड करके रखा है, टॉर्क टॉ पर यूनिट एंगल। अब अगर इस टॉर्क टॉ पर यूनिट एंगल को मैं एंगल से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे एंगल के लिए कितना टॉर्क चाहिए वो मिल जाएगा। यानी कि अभी ये टॉ इंटू थीटा एक्चुअली टॉर्क ही है। ये जो पहले टॉ था वो टॉर्क पर यूनिट एंगल था, यानी कि पर एंगल में कितना टॉर्क होना चाहिए वो मैंने फाइंड कर लिया। फिर उससे मुझे ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जितना भी एंगल क्रिएट हो रहा था उससे ही मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो मुझे ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कितना टॉर्क क्रिएट हो रहा है वो मिल गया। क्लियर हो रहा है? और वो जितना भी मिला वो तो हमने फाइंड करके ही रखा, उसे एफ एल कहते हैं, उसे एफ एल कहते हैं। नाउ हमें सिर्फ इस एफ की वैल्यू पुट करना बाकी है अब इसके अंदर। अब देखो अगर यहाँ पे ही देखते रहना, अगर टॉ थीटा वैसे ही रहने दूँ, एफ की वैल्यू की बात करूँ तो फोर्स की इक्वेशन क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स की इक्वेशन हमने लास्ट वीडियो में यूनिवर्सल लॉ पढ़ा जिसके अंदर हमने न्यूटन्स के ग्रेविटेशनल फोर्स की इक्वेशन डिराइव करी थी, वो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। देन एफ की जगह पे मैं लिख सकता हूँ जी, मास ऑफ वन मास स्मॉल एम है, सेकेंड मास कैपिटल एम है, एंड उन दोनों के बीच में डिस्टेंस डी जितना है तो डी स्क्वेयर। फोर्स की इक्वेशन हो गई जी m1 m2 अपन डी स्क्वेयर, पढ़ा था ना कल, मास मल्टीप्लीकेशन ऑफ मास प्रोडक्ट ऑफ मास एंड डिस्टेंस का इन्वर्सली स्क्वायर होना चाहिए, एंड अभी एक एल बाकी है। तो अगर मुझे ये सारी वैल्यू पहले से पता है, मुझे इनका मास पता है, ये मास भी पता है, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस भी पता है, रॉड की लेंथ भी पता है, तो मैं आसानी से जी फाइंड कर सकता हूँ। क्लियर हो रहा है? आई कैन इजीली फाइंड आउट दी जी। तो जब कैवेंडिश ने ये जी फाइंड किया था वो बहुत डिफरेंट वैल्यू नहीं थी, वो अभी की जो रियल वैल्यू है ना, अभी की रियल वैल्यू कितनी है पता है? यहाँ पे देके रखिए, देखो यहाँ पे लास्ट में बॉटम में 8.8 इक्वेशन दिख रहा है, 8.8 राइट साइड पे। जी की जो अभी वैल्यू है ना 6.67 इंटू 10⁻⁻11, मेरे से गलती नहीं होनी चाहिए, मीटर स्क्वायर अपन के जी स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू है ना अभी की वैल्यू, कैवेंडिश के इस इक्वेशन से तब उसने जो फाइंड करी थी ना वो इस वैल्यू से बहुत पास में थी। अभी ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी से होती है, वो तब वो सारी चीज़ें इक्वेशन कैलकुलेशन वो सब से करते थे। ओके, तो तब की वैल्यू के ये बहुत पास में थी। तो कैवेंडिश ने जी कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करी थी, याद रखना। इक्वेशन डिराइव किया था न्यूटन ने, लॉ दिया था न्यूटन ने ग्रेविटेशनल फोर्स का, बट उसके अंदर जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसकी वैल्यू कैवेंडिश ने फाइंड करके रखी हुई है। किसने फाइंड करके रखी है? कैवेंडिश ने। तो याद रखना ये नेम भी। चलो तो यहाँ पे ख़त्म करते हैं हमारा ये फर्स्ट टॉपिक, द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। नाउ अब हम देखने वाले हैं हमारा सेकंड टॉपिक जिसका नेम है एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी। देखो यहाँ पे ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ, मैं यहाँ पे हेडिंग लिखने वाला हूँ, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? एक्सेलरेशन ड्यू टू दी
ग्रेविटी ऑफ अर्थ, और वो तो हमें पता ही है, उसे क्या कहते, उसे क्या कहते हैं बताओ चलो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ, जी हमें पता है ना, उसे हम जी कांस्टेंट से दिखाते, कौन सी इक्वेशन से फाइंड करते, एफ इज इक्वल टू एम जी से फाइंड करते हर बार। अगर हमें जिसके ऊपर भी एक्सेलरेशन अप्लाई हो रहा है उसका मास पता है तो उसके ऊपर अप्लाई होने वाला फोर्स फाइंड कर सकते हैं। अगर फोर्स और मास दोनों पता है तो हम ग्रेविटेशनल जी फाइंड कर सकते हैं। वैसे जी तो कांस्टेंट ही होता है 9.8, बट यहाँ पे हम लोग ये वैल्यू नहीं फाइंड करने वाले, हम लोग यहाँ पे उसकी इक्वेशन फाइंड करने वाले हैं, जी की इक्वेशन। क्लियर रखो। चलो अब थोड़ी थियोरिटिकल डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ, तो थोड़ा और ज़्यादा अटेंशन देना यहाँ पे, क्योंकि ये वाला टॉपिक स्किप अगर आपको नहीं समझ में आना तो आगे का कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। ओके, आज हम मोस्ट IMP बहुत सारी जी अभी अर्थ के लिए फाइंड करने वाले, फिर अर्थ की सरफेस से अबोव के लिए, अर्थ की सरफेस से डाउन के लिए, दोनों के लिए जी की इक्वेशन फाइंड करने वाले। और ये बहुत बार एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन, तो अच्छे से देख लेना मैं जो एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मान के चलो ये हमारे पास अर्थ है, तो अगर ये अर्थ है तो इस अर्थ की सरफेस के बाहर के किसी भी पॉइंट मास के ऊपर, अब देखना ध्यान से, अगर ये अर्थ है तो अर्थ के अंदर पूरी तरीके से हर एक जगह पे मटेरियल भरा होगा, हर एक जगह पे मटेरियल भरा हुआ है। नाउ हम ये कह सकते हैं कि हर एक मटेरियल यानी कि अर्थ का हर एक पार्टिकल जो है वो इस पॉइंट के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो क्या होगा क्या पता है, चलो मान के चलो यहाँ पे कोई पार्टिकल है, अगर इस पार्टिकल को ये वाला पार्टिकल अपनी ओर खींच रहा है तो इसके ऊपर, इस पार्टिकल के ऊपर इसकी वजह से अप्लाई होने वाला फोर्स इस डायरेक्शन में होगा। क्लियर हो रहा है, यहाँ पे ही दिखाना चाहिए वैसे तो इस डायरेक्शन में होगा। अब देखो उसके इस इंक्लाइन प्लेन के मैं दो दो डायरेक्शन निकाल सकता हूँ, इंक्लाइन प्लेन की मैं दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ, एक वर्टिकल पार्ट और एक हॉरिजॉन्टल पार्ट। सेम वे में इसी के ऑपोजिट डायरेक्शन वाला ये पॉइंट, अच्छे से देख लेना, अगर ये कंसेप्ट नहीं क्लियर हुआ तो समझो आपको आगे कुछ नहीं समझ आने वाला। अर्थ के हर एक पार्टिकल इस पार्टिकल के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करने वाले हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं थोड़े डिफरेंट पॉइंट लेके मैं आपको दिखाऊंगा कि हर बार फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, वो हर बार सेंटर की ओर जाने वाला है। अगर वो कंसेप्ट नहीं क्लियर हुआ तो फिर इसमें हाफ पोर्शन आपको नहीं समझ में आएगा। अब अटेंशन रखो, इस पॉइंट की वजह से यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा था इस डायरेक्शन में था, उसे हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक वर्टिकल पार्ट हो गया और एक हॉरिजॉन्टल पार्ट हो गया। एक रेडियस की ओर सेंटर की ओर जा रहा है और एक सेंटर से नॉर्मल की ओर जा रहा है, ओके परपेंडिकुलर जा रहा है। अब इसकी वजह से यहाँ पे फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, उसके भी दो कंपोनेंट, एक डायरेक्शन सेंटर की ओर जाएगा और एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल में जाएगा। तो हमें क्या पता चल गया कि अर्थ के टू अपोजिट पॉइंट की वजह से, अर्थ की सरफेस के टू एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट की वजह से जो भी दो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहे उनके कुछ कंपोनेंट एक डायरेक्शन में साथ में सेंटर की ओर जा रहे और उसका दूसरा दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के अपोजिट में, दूसरे दोनों कंपोनेंट अपोजिट में। यानी कि अगर वो सेम डिस्टेंस से है, अगर वो दोनों सेम डिस्टेंस से तो ये दोनों फोर्स भी सेम टू सेम होंगे, तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। और ये दोनों सेम डायरेक्शन में, इसीलिए सिर्फ इसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा। सेम वे में अगर मान के चलो यहाँ पे कोई पॉइंट है और उसके ही अपोजिट यहाँ पे कोई पॉइंट है, तो फिर से इस डायरेक्शन में वो अपनी ओर खींच रहा होता, तो इसके फिर से दो कंपोनेंट, एक सेंटर की ओर जाने वाला, एक परपेंडिकुलर जाने वाला, एक सेंटर की ओर जाने वाला और एक परपेंडिकुलर जाने वाला। तो दोनों परपेंडिकुलर एक दूसरे को कैंसिल करते और दोनों एक डायरेक्शन में जाने वाले ऐड हो जाते। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अर्थ की एंटायर सरफेस या फिर किसी भी पॉइंट, मैं बीच में भी कहीं पे ले सकता हूँ, सरफेस पे लेना ऐसा जरूरी नहीं, कोई भी पॉइंट पकड़ो, उस पॉइंट से इस पार्टिकल अर्थ की सरफेस के बाहर वाला कोई पॉइंट है, अर्थ की सरफेस के बाहर वाले किसी पॉइंट के ऊपर हर एक मटेरियल के हर एक कंपोनेंट की वजह से फोर्स जो भी अप्लाई हो रहा है वो एक सेंटर की ओर ही हो रहा है। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर तो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे। तो हमें क्या फील होगा अगर हम अर्थ सरफेस के ऊपर है या फिर अर्थ सरफेस से थोड़ा भी अबव में जाते या फिर किसी स्टोन को अर्थ सरफेस के ऊपर की ओर भेजते और वहाँ से उसे फ्री फॉल करवाते, तो हमें क्या फील होगा पता है? ऐसा फील होगा कि स्टोन को अगर मैं यहाँ से फ्री फॉल करवाऊँ ना तो वो स्टोन डायरेक्टली अर्थ के सेंटर की ओर फोर्स अप्लाई होने की वजह से सरफेस पे आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर परपेंडिकुलर में भी पूरी अर्थ के हर एक मटेरियल फोर्स अप्लाई कर रहे, बट वो परपेंडिकुलर सेम वैल्यू होने की वजह से कैंसिल हो रहा है। सिर्फ जो सेंटर की डायरेक्शन में वही फोर्स यहाँ पे आ रहा है। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे होगा तभी, अगर मैं यहाँ पे कोई मटेरियल लूँ तो भी सेम वे में होगा, तो भी सेम वे में, एक फोर्स इस तरफ एक तरफ फोर्स इस तरफ, उसके एक परपेंडिकुलर और एक सेंटर की ओर जाने वाला, उसका एक सेंटर की ओर जाने वाला एक परपेंडिकुलर, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, परपेंडिकुलर और सेंटर की ओर जाने वाला बीच में लाएगा।
तो हमें ऐसा फील होता है कि अर्थ की हर एक मटेरियल का मास जैसे कि उसके सेंटर में को सेंटर हुआ है, कॉन्सेंट्रेट हुआ है, और वही मास जो है अर्थ की पूरी बॉडी का जितना भी मास है वो पूरा मास उसके सेंटर में कॉन्सेंट्रेट हुआ है, और वही मास उस बॉडी को अपनी ओर खींच रहा है, ऐसा हमें फील होगा। एक्चुअल में क्या होगा वो मैंने डिज़ाइन ये सब वेक्टर वेक्टर ड्रॉ करके आपको बताया। क्लियर हो रहा है? तो अब ये याद रखना है कि अर्थ की पूरी बॉडी की वजह से किसी भी अर्थ सरफेस के बाहर वाले पार्टिकल पे जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा होगा उसकी डायरेक्शन सेंटर की ओर ही लेना हमें। समझ में आ गया क्यों? क्योंकि जो भी फोर्स अप्लाई हो रहा है उसके दो कंपोनेंट में उसे डिवाइड करेंगे तो सेंटर वाले सारे फोर्स ऐड होते जाएंगे और परपेंडिकुलर एक दूसरे को कैंसिल करते जाएंगे। क्लियर हो गया? नाउ अब एक सेकंड केस की बात करने वाला हूँ जो थोड़ा टफ केस है। कौन सा केस? अगर मेरे पास कोई मटेरियल या फिर कोई पॉइंट मास अगर अर्थ की सरफेस के अंदर की ओर हो तो चलो मैं फिगर ड्रॉ करता हूं। मानो कि हमारे पास अर्थ है, अब अर्थ की सरफेस के अंदर यहाँ पे कोई मैं पॉइंट लेने वाला हूँ। इस पॉइंट के ऊपर इस अर्थ सरफेस की वजह से कितने फोर्स कौन सी डायरेक्शन में अप्लाई हो रहे हैं वो मैं सब सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा पता है? इसी पॉइंट से मैं एक और स्फीयर क्रिएट कर दूंगा। ये क्यों कर रहा हूँ आपको अभी समझ में आ जाएगा। अब मान के चलो हमारे पास अर्थ टू पार्ट में डिवाइडेड है, ये एक स्फीयर और दूसरी ये एक रिंग, एक डेंस रिंग, क्योंकि हर एक जगह पे मटेरियल तो है बट मैं सेंटर से इतनी रेडियस का एक स्फीयर क्रिएट कर रहा हूँ और बाहर वाली रिंग क्रिएट कर रहा हूँ। क्यों ऐसा किया पता है? क्योंकि क्या होगा पता है, इस पॉइंट के ऊपर ये जो रिंग है ना, रिंग, उसकी वजह से टोटल फोर्स जीरो होने वाला है। कैसे? इस पॉइंट के ऊपर मान के चलो कि रिंग के बाहर वाले किसी मटेरियल, यहाँ के मटेरियल की वजह से, और सेम वे में यहाँ के मटेरियल की वजह से, देखो मैं रिंग के बाहर वाले मटेरियल की बात कर रहा हूँ, इस स्फीयर के बाहर वाले मटेरियल, सॉरी रिंग के बाहर नहीं, स्फीयर के बाहर वाले मटेरियल की बात कर रहा हूँ, इस रिंग की बात कर रहा हूँ। ये जो रिंग के अंदर जितना भी मास है ना उसकी बात कर रहा हूँ। मैंने क्या किया, अर्थ सरफेस से अंदर की ओर कोई पॉइंट ले लिया, उस पॉइंट पे अर्थ के पूरे मटेरियल की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सी डायरेक्शन में कितना अप्लाई हो रहा है वो फाइंड करने वाला हूँ। तो मैंने सिर्फ एक ही चीज़ करी, उसे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, इस स्फीयर की वजह से फोर्स एंड बाकी रहने वाला इस रिंग की वजह से फोर्स। तो मैंने रिंग का इतना मास पकड़ के चल रहा हूँ, अभी यहाँ पे भी इतना मास पकड़ के चल रहा हूँ। इस मास की वजह से वो अपनी ओर खींचेगा इस तरफ, सेम वे में ये भी अपनी ओर खींचेगा इस तरफ। क्लियर हो रहा है? नाउ इन दोनों के परपेंडिकुलर, इन दोनों के अगर परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालोगे, इस मास के एक साइड एक डायरेक्शन में ये कंपोनेंट और एक सेंटर की ओर, इसी तरीके से एक डायरेक्शन में ये एक सेंटर की ओर, तो यहाँ पे दोनों परपेंडिकुलर तो कैंसिल हो जाएंगे पर सेंटर की ओर लग रहा है, अभी भी लग रहा है इस मटेरियल की वजह से। सेम वे में अगर इसी टाइप का मटेरियल एक यहाँ पे पकड़ के चलो, यहाँ पे पकड़ के चलो, तो इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा होगा, इस मटेरियल की वजह से वो अपनी ओर खींचेगा। हर एक मटेरियल अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से अपनी ओर खींच रहा है। अब उसके भी दो कंपोनेंट, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। सेम वे में यहाँ पे कोई मटेरियल है, उसकी वजह से इस डायरेक्शन में फोर्स हो रहा होगा, तो उसके दो कंपोनेंट निकालूँ तो एक सेंटर, सॉरी एक वर्टिकल और एक मैंने कोई मिस्टेक कर दी, इस तरफ खींच रहा है, सॉरी इस तरफ खींच रहा है, तो एक परपेंडिकुलर और एक ऊपर की ओर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है पता है आपको? ये समझना है कि इस मटेरियल की वजह से जो भी सेंटर की ओर फोर्स, देखो ये परपेंडिकुलर तो कैंसिल हो ही रहे थे, एक दूसरे की वजह से परपेंडिकुलर तो कैंसिल हो रहे थे, बट सेंटर की ओर जो भी हो रहा था उसके अपोजिट में भी हमारे पास मास है। अभी यहाँ पे क्या था पता है? जो सेंटर की ओर लग रहा है उसे कैंसिल करने के लिए हमारे पास ऊपर कोई मास नहीं है। हमारे पास इस अर्थ सरफेस के जब बाहर कोई मटेरियल है, ध्यान से देखो, अर्थ सरफेस के बाहर कोई पॉइंट है तो सेंटर की ओर जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है उसे कैंसिल करने के लिए हमारे पास कोई भी मास नहीं है। बट यहाँ पे क्या है पता है? यहाँ पे क्या है, इन दोनों फोर्स की वजह से जो भी सेंटर की ओर फोर्स अप्लाई हो रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, उसे कैंसिल करने के लिए हमारे पास अपर बॉडी में भी मास है, तो वो अपर बॉडी वाला मास अपनी ओर खींचेगा, तो वो सेंटर वाले मास को कैंसिल कर देगा। उस वजह से सेम वे में जितना इस ये लोअर बॉडी अपनी ओर खींच रही है, सेम वे में अपर बॉडी अपनी ओर खींच रही होगी, सेम वे में ये बॉडी अपनी ओर खींचेगी तो सेम वे में ये बॉडी अपनी ओर खींचेगी। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि शॉर्ट में ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस रिंग की वजह से, स्फीयर को देखो ही मत, अभी ये स्फीयर में मैंने कुछ भी नहीं किया, स्फीयर के अंदर मैंने कुछ भी नहीं किया, ये जो रिंग है ना बाहर की रिंग, उसकी वजह से जो भी इस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई हो रहा होगा वो इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अगर ये बहुत रफ हो गया, नहीं समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट के ऊपर फिर से दिखा रहा हूँ, इस मास की वजह से इस तरफ है, इस मास की वजह से इस तरफ है, ऊपर वाले मास की वजह से इस तरफ, और एक और इस तरफ। अब आपको ये समझना होगा कि ये बहुत दूर से खींच रहा है, देखो यहाँ तक डिस्टेंस बहुत दूर है,
और ये वाला पॉइंट बहुत पास में से खींच रहा है, तो ये जो फोर्स की मैग्नीट्यूड होगी ना, इन दोनों फोर्स की मैग्नीट्यूड वो इन दोनों से भी ज़्यादा होगी, इन दोनों से भी ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि जितना डिस्टेंस कम हो जाएगा उतना फोर्स ज़्यादा लगेगा। देखो हमने फोर्स के बारे में तो पढ़ा है ना, डिस्टेंस स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जितना डिस्टेंस इंक्रीज होगा, जितना डिस्टेंस इंक्रीज होगा उतना फोर्स कम होगा, जितना डिस्टेंस इंक्रीज होगा उतना फोर्स कम होगा। यहाँ पे डिस्टेंस कम है तो फोर्स ज़्यादा है। तो आपको समझना होगा कि ये छोटा सा मटेरियल भी इन पूरे मटेरियल को अपोजिट डायरेक्शन में खींच के रखेगा। इस वजह से, अब शॉर्ट में मैं बोलने वाला हूँ, इस वजह से जब भी हम कोई स्फीयर बॉल या फिर स्फीयर बॉल पकड़े, चलो कोई भी पॉइंट पकड़े, तो उसके अंदर जो भी पॉइंट होगा ना, उसके ऊपर उसके अंदर के स्फीयर को छोड़ के बाकी सारे मटेरियल की वजह से टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब अंदर के स्फीयर की बात करें तो अंदर का हर एक स्फीयर अपनी सेंटर की ओर भी खींचेगा और परपेंडिकुलर भी खींचेगा। इस टाइप की इक्वेशन, इस टाइप की फिगर। अब देखो इस पॉइंट के लिए ये स्फीयर को ध्यान से देखो, तो इस पॉइंट के लिए ये स्फीयर, ओके ये सॉरी ये नहीं हो रहा था, फोकस नहीं हो रहा था। अब देखो अब देखो ध्यान से, इस स्फीयर को ध्यान से देखो और इस अर्थ को ध्यान से देखो। तो इस अर्थ के ऊपर बाहर की ओर कोई पॉइंट है या फिर सरफेस के ऊपर कोई पॉइंट है, तो सेम वे में ये फिगर हो जाएगी अंदर की फिगर। बाहर का सारा मटेरियल का टोटल फोर्स तो 0 हो रहा है, टोटल फोर्स तो 0 हो रहा है, तो सिर्फ अब अंदर वाला जो मटेरियल है, यानी कि मान के चलो इस पूरी अर्थ में से ये छोटी सी अर्थ जो है वही इस पॉइंट को अपनी ओर खींच रही है। परपेंडिकुलर तो हमें पता है इसी तरीके से 0 होने वाला है। क्लियर हो रहा है? तो अब आपको पता चल जाना चाहिए कि जब अर्थ की अंदर की ओर कोई पॉइंट मिलेगा तो वो पॉइंट की वजह से उसके पास में जो भी मटेरियल है, रिंग टाइप का जो भी मटेरियल, वो टोटल फोर्स 0 लगा है। सिर्फ उसके अंदर जो बाकी रहता है मटेरियल स्फीयर में, वही फोर्स अपनी सेंटर की ओर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। तो हमें क्या पता चल रहा है, जैसे जैसे मैं अर्थ सरफेस के अंदर की ओर जाता जाऊंगा वैसे वैसे कम मटेरियल जो है वो उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करेगा। जितना अंदर चला जाऊंगा उतना कम मटेरियल उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है। एकदम पास में सेंटर के पास चला जाऊं तो कोई ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, सिर्फ सेंटर ही फोर्स अप्लाई कर रहा है। अगर एकदम सेंटर पे ही चला जाऊं तो कोई फोर्स नहीं है, वो वहां पर ही रहेगा, वहां से नहीं आगे जाएगा, वहां से नहीं पीछे जाएगा। दूर की ओर जाऊंगा तब उसके ऊपर फिर से फोर्स अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर हो रहा है आपको? तो ये सारी चीज़ें अगर आपको अच्छे से समझ में आ गई तो अब हम देखने वाले हैं जी की इक्वेशन फाइंड करने की डिटेल। तो अगर मैं इसके लिए इक्वेशन लिखूं, मैं एक अच्छी फिगर फिर से ड्रॉ करता हूँ। चलो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं एक अच्छी सी फिगर ड्रॉ करके। ये मेरी अर्थ है, अर्थ से मेरा ये पॉइंट थोड़ा सा अंदर है, तो मैंने क्या किया, फिर से एक स्फीयर क्रिएट कर दिया। सेंटर से ये रेडियस मान के चलो स्मॉल आर है। अर्थ की रेडियस कितनी है? कैपिटल आर ई सफिक्स में क्यों है? क्योंकि अर्थ की रेडियस, इस वजह से ये स्मॉल आर है। तो इस स्मॉल आर की वजह से उसके ऊपर अप्लाई होने वाला फोर्स एफ इज इक्वल टू, मैं क्या लिखूंगा, इसका पॉइंट मास कितना है, स्मॉल एम जितना। चलो जी से ही स्टार्ट करते हैं। जी, इसका पॉइंट मास है स्मॉल एम। अब सिर्फ यही अर्थ है जो इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रही, तो इसके मास को मैं डिनोट करूंगा एम स्मॉल आर से। अगर पूरी बॉडी का मास होता तो मैं डिनोट करता एम ई से। अब ये छोटी सी रेडियस हो रही है इसलिए एम आर से मैंने डिनोट किया हुआ, एम आर से डिनोट किया हुआ है। ओके, अपन ये डिस्टेंस कितना है सेंटर से, ये वाला डिस्टेंस स्मॉल आर, तो स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये फोर्स कितना हो जाएगा, जी एम एम अपन आर स्क्वायर। नाउ हमें एफ नहीं फाइंड करना, हमें तो फाइंड करना है ग्रेविटी कांस्टेंट जी। तो जी फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, उस फोर्स को उसी के मास से डिवाइड कर दो। देखो यहाँ पे इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, तो अगर मुझे जी चाहिए तो मुझे क्या करना होगा, फोर्स को डिवाइड करना होगा उसी के मास से। तो यहाँ पे इस फोर्स को अगर मैं उसी पॉइंट के मास से डिवाइड कर दूँ तो जो भी मिलेगा उसे मैं जी कहूँगा। क्लियर हो रहा है? तो अब देखना यहाँ पे, देन माई जी इज इक्वल टू एफ अपन एम इज इक्वल टू जी एम आर अपन आर स्क्वेयर। क्लियर हो गया? नाउ अब ये मुझे जी की इक्वेशन तो मिल गई। अब इस इक्वेशन में मैं डेटा इनपुट करूंगा पूरी अर्थ के रिस्पॉन्ड में। क्यों? क्योंकि मुझे ये आर तो चलो पता होगा, बट ये एम आर नहीं पता होगा, ये मास कितना है वो नहीं पता होगा। मुझे अर्थ का मास पता होगा, तो मैं इस एम आर को एम ई में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ। एम आर ही है पर एम ई के साथ कोई रिलेशन फाइंड करने की कोशिश करता हूँ। तो चलो अब अर्थ के मास को अगर मैं डेंसिटी के फॉर्म में लिखूँ तो मैं ये लिख सकता हूँ, एम ई इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अर्थ इंटू रो। सेम वे में इस बाकी रहने वाले आर रेडियस के मास को मास एम आर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ आर रेडियस इंटू डेंसिटी रो, क्योंकि अर्थ के मटेरियल की हर एक जगह पे डेंसिटी तो सेम ही होने वाली है, इसलिए रो कांस्टेंट है दोनों में। क्लियर हो रहा है आपको? नाउ
अब देखना, देन वी इज इक्वल टू वॉट, अगर रेडियस के फॉर्म में लिखना है तो लिख सकते हैं हम लोग वी की जगह पे एम ई इंटू वॉल्यूम ऑफ अर्थ। वॉल्यूम ऑफ अर्थ क्या लिखा जाएगा, अगर स्फीयर है तो स्फीयर की वॉल्यूम की इक्वेशन क्या होती है, 4/3 पाई, पाई इंटू रेडियस कितनी है अर्थ की, आर ई, तो आर ई क्यूब इंटू रो। क्लियर हो रहा है, वॉल्यूम की जगह पे मैंने ये लिखा 4/3 पाई आर ई क्यूब, स्फीयर के लिए यही इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए। एंड एम आर इज इक्वल टू वॉट, वी आर, तो इस रेडियस इस स्फीयर के लिए वॉल्यूम लिखो तो 4/3 पाई इंटू स्मॉल आर क्यूब इंटू रो। तो पहले मैं क्या करूँगा, इस एम आर की जगह पे ये वैल्यू यहाँ पे रख दूंगा, एम आर की जगह पे ये वैल्यू रखूंगा यहाँ पे, फिर उसके अंदर से ये 4/3 पाई रो की जगह पे 4/3 पाई रो की जगह पे एम ई और आर ई में कन्वर्ट कर दूंगा। देखते जाओ मैं कैसे कैलकुलेशन करता हूँ, देखो आप लोग अब। ओके चलो, तो माई जी इज इक्वल टू कैपिटल जी, एम आर की जगह पे ये पहले लिखूँ तो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो अपन आर स्क्वेयर तो है ही। ओके, ये आर स्क्वेयर और आर क्यूब कैंसिल, तो एक आर रह जाएगा। अब देखना 4/3 पाई इंटू रो, 4/3 पाई इंटू रो, यहाँ पे भी देखो 4/3 पाई इंटू रो, उसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, एम ई अपन आर ई क्यूब लिख सकते हैं। अगर आर ई क्यूब को इस तरफ ले आए तो 4/3 पाई इंटू रो रह जाएगा। तो यहाँ पे देखना जी, कैपिटल जी इज इक्वल टू एम ई अपन आर ई क्यूब, अपन अपन तो कुछ नहीं है, एक आर ऊपर ही है, तो इस आर ई क्यूब को नीचे ही ले लेना था। चलो इसे मैं फिर से लिखता हूँ, जी इज इक्वल टू कैपिटल जी 4/3 पाई इंटू रो की जगह पे एम ई अपन आर ई क्यूब इंटू एक आर तो यहाँ पे है ऊपर। क्लियर, तो अब जो ये इक्वेशन है वो हमारे जी की करेक्ट इक्वेशन है। अब अगर मुझे जी चाहिए, देखो हमारा हेडिंग क्या था, हमें जी चाहिए अर्थ के लिए, देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ अर्थ, और यहाँ पे हमने इक्वेशन कौन सी फाइंड करी, ग्रेविटी ऑफ अर्थ की इक्वेशन नहीं है, आर रेडियस के लिए ग्रेविटी ऑफ अर्थ क्या है, सिर्फ आर रेडियस के लिए, मुझे पूरी अर्थ के लिए नहीं पता है, आर ई रेडियस के लिए नहीं पता है, मुझे सिर्फ आर रेडियस के लिए ग्रेविटी की इक्वेशन क्या है वो पता है ना। अगर मुझे हेडिंग के अकॉर्डिंग अगर अर्थ के लिए, पूरी अर्थ के लिए ग्रेविटी जी की इक्वेशन चाहिए, ग्रेविटी एक्सेलरेशन कांस्टेंट जी की इक्वेशन, तो मुझे क्या करना होगा, इस आर रेडियस को आर ई जितना एक्सटेंड करना होगा, यानी कि मैं आर की जगह पे आर ई यूज़ करूँगा, तो जो भी जी की इक्वेशन मिलेगी वो पूरे अर्थ के लिए मिल जाएगी। क्लियर हो रहा है। नाउ आर की जगह पे अगर मैं आर ई रख दूँ तो ये हो जाएगा आर ई, नीचे आर ई क्यूब है, कैंसिल हो जाएगा तो आर ई स्क्वायर रह जाएगा। देन माई फाइनल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ई अपन आर ई स्क्वेयर। क्लियर हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आर ई रखोगे तो एक एक आर ई कैंसल, देन ये हो जाएगी हमारी फाइनल इक्वेशन। ये वन ऑफ द मोस्ट आईएमपी इक्वेशन है, याद रखना। देखो इनके इसकी डेरिवेशन इतनी है, इसकी डेरिवेशन इतनी है, सिर्फ एम आर के लिए ये दो इक्वेशन चाहिए, मास वाली इक्वेशन, सिर्फ डेरिवेशन इतनी है। बट इस पॉइंट को समझने के लिए, इस पॉइंट को समझने के लिए कि जब अगर एम पॉइंट के ऊपर मास, सिर्फ एम पॉइंट को, अर्थ की सरफेस के अंदर के कोई एक पॉइंट के ऊपर मुझे ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करना है, तब उस पॉइंट के अंदर वाले स्फीयर की वजह से ही फोर्स अप्लाई होगा। ये बाहर का जो भी मटेरियल है वो कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा, उस वजह से इस मटेरियल की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर वो पॉइंट अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा तभी ये इक्वेशन करेक्ट लिख पाओगे, या फिर किसी को नहीं भी पता है तो वो अपनी तरीके से लिख देगा, जी ये पॉइंट एम मास एम, अंदर का मास एम आर अपन आर स्क्वायर, वो इजीली ऐसे भी लिख सकता है। बट वो ये क्यों नहीं लिया है वो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था, ये अच्छे से समझना होगा कि ये जो बाहर का जो भी मास है वो भी इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, और उसके डाउन में सेंटर में जो फोर्स है उसे तोड़ने के लिए ऊपर की ओर भी हमारे पास फोर्स है। चलो अब हमें जी की वैल्यू मिल गई। नाउ अब हम क्या फाइंड करेंगे पता है, अब हम क्या फाइंड करेंगे पता है, प्रॉपरली अर्थ सरफेस के बाहर के पॉइंट के लिए जी और अर्थ सरफेस के लिए अंदर के पॉइंट के लिए जी की इक्वेशन। वैसे ये इक्वेशन हमने फाइंड करके रखी है बट अच्छी इस फॉर्म में, इस जी के फॉर्म में। देखो पहले हमने क्या फाइंड कर लिया कि पूरे अर्थ के लिए जो जी है वो कैसे, देखो अब तो सारी वैल्यू पता है ना, कैवेंडिश से अभी हमने फाइंड करी थी जी की वैल्यू, कैपिटल जी की वैल्यू ये रही 6.67 इंटू 10⁻11। नाउ मास ऑफ अर्थ अगर हमें पता चल जाए, या फिर अगर मुझे जी पता है, ध्यान से सुनना, एक फनी बात बता रहा हूँ, एक फनी बात, अगर मैं जी की वैल्यू 9.8 ले लूँ, रेडियस मुझे पता है, कैपिटल जी पता है, तो मैं मास ऑफ अर्थ फाइंड कर सकता हूँ। ये एक फनी सेंटेंस है, फनी स्टेटमेंट है। देखो इस ये जो थियरी खत्म होगी ना वहाँ पे लिखा होगा,
ये रहा, देखो एकदम लास्ट वाला स्टेटमेंट, 8.6 के ऊपर वाला स्टेटमेंट, देखो ध्यान से क्या लिखा है। दिस इज द रीजन वाई देर इज अ पॉपुलर स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू कैवेंडिश दैट कैवेंडिश वेट द अर्थ। यहाँ से हम एम ही फाइंड कर सकते हैं ना, इस इक्वेशन से एम ही फाइंड कर सकते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट दिया हुआ है। ओके चलो, तो हम अब क्या करने वाले, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके अंदर हम लोग अर्थ सरफेस के बाहर के पॉइंट के लिए और अर्थ सरफेस के अंदर के पॉइंट के लिए ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी फाइंड करने वाले हैं इन द फॉर्म ऑफ अर्थ ग्रेविटेशन जी, इन द फॉर्म ऑफ अर्थ ग्रेविटेशन जी के फॉर्म में। उसकी बाहर कोई पॉइंट के लिए एच हाइट के लिए और उसके अंदर की कोई डी हाइट के लिए हम लोग अर्थ की ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी के फॉर्म में ये दो फाइंड करने वाले। तो चलो अब हम इस वीडियो का लास्ट टॉपिक देखने वाले, जो मैं कहाँ से स्टार्ट करूँगा, इसे उल्टा करके यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो हाँ, अटेंशन देना, पूरा अटेंशन आप लोग यहाँ पे रखना। चलो, तो अगर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करें तो यहाँ से, ओके चलो, तो अटेंशन देना। क्या करने वाले, देखो यहाँ पे भी हेडिंग है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिलो एंड अबोव द सरफेस ऑफ अर्थ। क्लियर हो रहा है, हमें फाइंड तो करना है एक्सेलरेशन ही फिर से, बट इन द फॉर्म ऑफ अर्थ ग्रेविटेशन जी के फॉर्म में। चलो, तो पहले अबोव सरफेस की ही बात करें, तो मैं फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ। ये मेरे पास अर्थ है, इस अर्थ से मान के चलो एच हाइट पे, कितनी हाइट पे, एच हाइट पे मेरे पास कोई पॉइंट मास स्मॉल एम जितना है। तो अब मैं क्या, अरे बहुत बहुत छोटा है ना, आपको नहीं दिखेगा, चलो ऐसे करते हैं तो दिखेगा। तो इस पॉइंट मास एम के ऊपर अर्थ सरफेस से एच जितनी हाइट के ऊपर पॉइंट मास एम के ऊपर अप्लाई होने वाले फोर्स की पहले इक्वेशन लिखूंगा। एक ही सिंपल फार्मूला ये, एफ इज इक्वल टू एम जी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, पहले फोर्स फाइंड करनी है, देन उस फोर्स को मास से डिवाइड कर दो तो जी मिल जाएगा। क्लियर हो रहा है। नाउ फोर्स एट हाइट एच इज इक्वल टू जी मास ऑफ एम। सेकेंड, अर्थ फोर्स अप्लाई करिए तो मास ऑफ अर्थ अपन यहां से उसके सेंटर से लेके यहां तक का डिस्टेंस, तो यहां से लेके सरफेस तक के डिस्टेंस को उसकी रेडियस आर ही कहते हैं, और ये दूसरा ऐड करने वाला डिस्टेंस एच। तो यहाँ पे अब टोटल डिस्टेंस हो जाएगा आर ई प्लस एच होल स्क्वायर। हमें मिल गया फोर्स। अब फोर्स को क्या करना है, उसी के मास से डिवाइड कर दो। तो मुझे इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल, ये पॉइंट कौन कितना है, एच जितनी हाइट पे, तो मैं जी एच फाइंड कर रहा हूँ। देन माई जी एच क्या है, जी एच हाइट पे अर्थ की ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन, हमें सरफेस पे कितना एक्सेलरेशन होता है, अर्थ का एक्सेलरेशन सरफेस पे कितना होता है वो पता है, जी जितना, उसकी इक्वेशन भी पता है। कौन सी इक्वेशन, यहाँ पे देखो उल्टी इक्वेशन लिखी होगी, ये रही, ये जो टिक मार्क करके रखा है। अगर इसे मैं इस तरीके से यहाँ पे फिर से लिख दूँ तो ये इक्वेशन है जी एम ई अपन, आपको ही नहीं मुझे भी उल्टा दिख रहा है इसीलिए मैं पहले एक बार फिर से लिख रहा हूँ। ओके, ये हमारी इक्वेशन है, यानी कि हमें ये जी पता है, उसी के फॉर्म में हम जी एच फाइंड करने वाले। जी एच क्या है, अर्थ की सरफेस से एच जितनी हाइट पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना होगा, अर्थ की सरफेस पे कितना होगा, तो वो हमें पता है, ये रहा जी एम ई अपन आर ई स्क्वायर, जो हमने अभी डिराइव किया बहुत मेहनत करके। चलो, तो जी एच इज इक्वल टू क्या होगा, जी एच इज इक्वल टू उसी के फोर्स को उसी के मास से डिवाइड कर दो। देन एफ एच अपन यहाँ पे मास कितना है एम, उसी के मास से डिवाइड कर दूँ तो एच एम एम कैंसिल हो जाएगा इस इक्वेशन में से, तो इक्वेशन रह जाएगी जी एम ई अपन आर ई प्लस एच होल स्क्वायर। नाउ अगर मुझे इसके अंदर जी क्रिएट करना है, यहाँ पे लिख देता हूँ जी पहले से, उस तरफ जाना नहीं पड़े, एम ई अपन आर ई स्क्वायर। ओके, अगर मुझे ये जी क्रिएट करना है इसके अंदर, तो मुझे आर ई स्क्वायर बाहर निकालना होगा। देखो जी एम ई तो ऊपर हो गया, आर ई स्क्वायर बाहर निकालना होगा। तो अगर मैं इस ब्रैकेट में से आर ई स्क्वायर बाहर निकाल दूँ, देन माई जी एच इज इक्वल टू इक्वेशन हो जाएगी जी एम ई अपन आर ई स्क्वायर बाहर निकल रहा हूँ। हाँ, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, कुछ नहीं, 1 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, एच अपन आर ई। क्लियर हो रहा है, होल स्क्वायर तो है ही। अब आप सोचोगे कि आर ही बाहर निकला तो आर स्क्वायर क्यों हो गया, आर पहले इसी ब्रैकेट में से बाहर निकलता है, उसका पूरा स्क्वायर, इसीलिए आर स्क्वायर बाहर। अब अगर नहीं समझ में आ रहा तो आर स्क्वायर फिर से अंदर ले लो, आर स्क्वायर को फिर से अंदर ले लो, तो ये फिर से आर ही हो जाएगा, आर ही कैंसिल। क्लियर हो रहा है आपको। चलो, देन इस इक्वेशन को यहाँ पे भी देख सकते हो, अगर आपको मेरी बात में अच्छे से नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे भी करके रखा होगा। कहाँ गया, ये रहा 8.13, फिर 8.14 वाला स्टेप देखो, करके रखा है या फिर ऐसे ही लिख दिया है। ये रहा देखो 8.13
ये जो मेरे कैमरा है ना, कैमरा उसके एग्जैक्टली नीचे जी एच इज इक्वल टू, देखो हमारा इस इक्वेशन को देखो और उसके उनकी इक्वेशन को देखो, सेम टू सेम है। ओके चलो अब देखना, अब क्या करूंगा मैं, इसकी जगह पे तो जी यूज़ कर लूंगा, क्यों, क्योंकि मैंने बताया जी इज इक्वल टू जी एम ई अपन आर स्क्वायर, उसकी जगह पे जी तो मैं यूज़ कर लूंगा, बस इस ब्रैकेट को ऊपर ले रहा हूँ, तो ये +2 है वो ऊपर आ जाएगी, वो -2 हो जाएगी। देन माई जी एच इज इक्वल टू स्मॉल जी, इसकी जगह पे अर्थ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी इंटू 1 + h अपन आर ई स्क्वायर, सॉरी -2। नाउ अब मैं क्या करूँगा, इस -2 को बाइनोमियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा। देखो यहाँ पे बाइनोमियल एक्सप्रेशन दिया हुआ है, h/r इज लेस देन 1, उस वजह से हम लोग, ये तो होता है ना h/r इज लेस देन 1, क्योंकि रेडियस कितनी ज़्यादा होती है आर से। ओके, तो डिनोमिनेटर इंक्रीज होगा तो 1 से कम नंबर आएगा। देन अब देखना, अगर मैं बाइनोमियल फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ, देन माई जी एच इज इक्वल टू, या फिर नियरली इक्वल टू, देखो यहाँ पे भी देके रखा है, तो वो हो जाएगा जी ब्रैकेट में 1, ये -2 आगे आ जाएगा तो -2h अपन आर ई, फिर उसके बाद कौन सा स्टेप होना चाहिए आपको पता है, +h अपन आर ई, उसके बाद होगा माइनस, सॉरी कुछ नहीं मैंने मिस्टेक कर दी, -2 की जगह पे अब हो जाएगा -1 इंटू एच अपन आर ई स्क्वायर, उसके बाद का स्टेप होगा -1 की जगह पे, हाँ उसके बाद कोई स्टेप नहीं होगा, 0 हो जाएगा। तो ये 3 स्टेप होने चाहिए, बट ये स्क्वायर वाला स्टेप निकाल रहे हैं हम लोग। देखो अगर यहाँ पे अच्छे से नहीं दिखाई भी नहीं दिया, मैंने पूरा जो कैलकुलेशन किया वो नहीं समझ में आया, तो इसकी कैलकुलेशन में यहाँ पे पास में करने वाला हूँ, देखते रहना। तो बाइनोमियल फॉर्म में उसे एक्सप्रेस करते हैं ना इस ब्रैकेट को, तो कैसे लिखते हैं वो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। जी एच इज इक्वल टू, ओके चलो, जी एच इज इक्वल टू, ये जी तो लिख रहा हूँ, जी अच्छे से देख लेना, इसे समझ लेना, 1 वैसे का वैसा, यहाँ पे क्या करना होता है पता है, यहाँ पे जो ऑर्डर होता है ना वो उसे आगे लेना होता है, माइनस, देखो मैथमेटिक्स मुझे भी इतना नहीं पता बाइनोमियल का, बट इसका थोड़ा बहुत पता, उसे लिख रहा हूँ, तो आगे आ जाएगा तो -2 h अपन आर ई, पहले वैसे का वैसा। अब क्या होगा पता है, ये ऑर्डर कम होता जाएगा और इसका ऑर्डर इंक्रीज होता जाएगा, तो अब -2 की जगह पे अब हो जाएगा -1, अब h अपन आर ई की जगह पे हो जाएगा h अपन आर ई स्क्वायर। उसके बाद थर्ड स्टेप क्या होना चाहिए, 1 से 0, देखो -2 से -1, -1 से 0, तो नेक्स्ट स्टेप में 0 हो जाएगा, तो वो स्टेप पूरी तरीके से 0, यानी कि यहाँ पे बाइनोमियल खत्म हो जाएगा। क्लियर हो रहा है, नेक्स्ट स्टेप में 0 हो रहा है -0, इसलिए वो स्टेप खत्म। तो इतना ही स्टेप है हमारे पास, और आपकी बुक के अंदर देखो तो ये थर्ड स्टेप जो है ना, ये जो थर्ड स्टेप वो लिखा ही नहीं है। क्यों, क्योंकि h अपन आर ई स्क्वायर है, वो वैल्यू बहुत कम होती है। कैसे, पहले से, एक्चुअली में पहले से h अपन आर ई <<1 है, बहुत कम है। h मान के चलो कि हम लोग यहाँ पे देखो, अर्थ सरफेस से 10 किलोमीटर पे देख रहे, मान के चलो कि ये 10 किलोमीटर के ऊपर हम लोग फोर्स अप्लाई कर, कितना होगा वो फाइन कर रहे, और अर्थ की रेडियस है 64 किलोमीटर, या फिर 64,000 किलोमीटर, अर्थ की रेडियस इतनी ज़्यादा है 64,000 किलोमीटर। तो अगर आप यहाँ पे h अपन आर ई करोगे, यानी कि 10 को 64,000 से डिवाइड करोगे, तो आपको कितनी छोटी वैल्यू मिलेगी, 1 से तो बहुत कम। मान के चलो हमारे पास कोई वैल्यू है 0.0000001 है, ये वैल्यू हमें मिल रही है अप्रोक्सीमेटली, ये एक्चुअली वैल्यू नहीं है, ऐसे ही हम लोग लिख रहे हैं, 0001 वैल्यू मिल रही है। अब थर्ड केस में देखो, सेकेंड केस में क्या है, h अपन आर ई, यानी कि ये वाली वैल्यू। थर्ड केस में h अपन आर ई स्क्वायर, तो अगर आप इस वैल्यू का स्क्वायर करोगे तो आपको और भी बहुत ज़्यादा 60 वाली इतनी छोटी वैल्यू मिलेगी। तो देखो ना, अगर जैसे स्क्वायर क्यूब होता जाएगा वैसे वैसे वैल्यू वो इतनी कम हो जाएगी कि वो नेग्लिजिबल है। इसीलिए आपकी बुक के अंदर ये थर्ड स्टेप देके नहीं रखा है, सिर्फ यहाँ पे ही खत्म हो रहा है ये इक्वेशन। तो जी एच का फाइनल इक्वेशन जो है वो हमारे पास जी एच इज इक्वल टू जी ब्रैकेट में 1 - 2h अपन आर ई है। क्लियर हो रहा है, तो वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देन माई जी एच इज इक्वल टू जी ब्रैकेट में 1 - 2h अपन आर ई। देख रहे हो, आपकी बुक में भी देखे रखा हो और मैंने यहाँ पे भी लिख दिया, आप बुक में भी देख सकते हो, ये 8.15 वाला इक्वेशन देखो अच्छे से। ना अब क्या होगा, 1 - 2h अपन आ रही है, तो मुझे बताओ जी से जैसे h हाइट पे मैं जाऊँगा तो जी से ये इंक्रीज हो रहा है। देखो अगर मैं जी को 1 - 2h अपन आर ई से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा जो भी आंसर आएगा वो इंक्रीज होता मिलेगा या फिर डिक्रीज होता मिलेगा, गारंटी डिक्रीज ही होगा जी से जो भी होगा। क्यों, क्योंकि देखो ये स्टेप को देखो 1 है, और यहाँ पे देखो 2 माइनस में 2h माइनस आ रही, तो यहाँ पे जो भी आंसर आ रहा है h अपन आ रही क्या है 0.0001,
0.0001 और उसे 2 से मल्टीप्लाई करो तो 0.0002, तो 1 माइनस 0.0002 करोगे तो आंसर मिलेगा 0.9998 या फिर 0.0009, इस तरीके से कुछ ना कुछ आंसर मिलेगा, 1 में से माइनस कर दोगे तो। अब अगर आप किसी वैल्यू को 1 से कम वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर डिक्रीज होगा। जैसे मान के चलो, आप एग्जांपल के तौर पे कर सकते हो, 9.8 होता है जी को मल्टीप्लाई करो 0.9 से, ये 1 से कम है 0.9 से, तो आंसर आएगा 82 पॉइंट समथिंग, 82.2 या फिर 82.8, ऐसा कुछ ना कुछ आंसर मिलेगा। सॉरी 8.28। तो देखो यहाँ पे ध्यान से, जो 9.8 था उससे मैंने 1 से कोई नंबर से मल्टीप्लाई किया तो वो कम हो गया, जो पहले नंबर था उससे भी कम हो गया। अब मैं कोई और वैल्यू ऐड करता, मैंने क्यों पहले तो 1 से कम से मल्टीप्लाई किया, वाई, बिकॉज यहाँ पे जो भी आंसर आएगा वो 1 में से माइनस होने वाला है, तो यहाँ पे ब्रैकेट में जो भी वैल्यू रहने वाली है वो 1 से कम ही होने वाली। तो जब 1 से कम वाली वैल्यू को जी से मल्टीप्लाई करोगे तो जी में डिक्रीज ही आने वाला है। तो इसका मीनिंग क्या होता है, जब हम अर्थ सरफेस से ऊपर की ओर जाते हैं तो वैसे वैसे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है। क्लियर हो रहा है आपको, ये क्लियर होना चाहिए कि जी को 1 माइनस 2h/r से मल्टीप्लाई करोगे तो वो डिक्रीज होगा। यहाँ पे लिखा होगा, शायद लिखा होगा उसमें से ज़्यादा अच्छा, ये देखो लिखा इक्वेशन 8.5 मेरे कैमरा के एग्जैक्टली नीचे, इक्वेशन 8.15 thus tell us that for a small height h above the value of g decrease by the factor of 1/1 minus 2h/r। क्लियर हो रहा है। नाउ अभी मुझे एक और हार्ड वन केस दिखाना बाकी है। हार्ड वन केस कौन सा केस पता है, अगर अर्थ सरफेस के अंदर कोई पॉइंट है और उसके लिए मुझे चाहिए, फिर से वही सारी कैलकुलेशन करनी है, मुझे मन नहीं कर रहा है, तो उसके लिए मुझे फिर से जी फाइंड करना है। चलो मान के चलो कि इतने अंदर ये पॉइंट कितना कितना डिस्टेंस है, डी जितना अंदर। मैंने क्या किया था कि स्फीयर क्रिएट कर दो, क्यों, क्योंकि ये स्फीयर ही इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, बाकी की रिंग वाला पार्ट जो भी है वो टोटल फोर्स इज इक्वल टू 0 होने वाला है। नाउ अब देखना, अगर मैं स्फीयर से इसके ऊपर जो इस पॉइंट के ऊपर जो भी फोर्स अप्लाई हो रहा है उसके लिए इक्वेशन लिखूँ तो एफ डी डिस्टेंस पे, सरफेस से डी जितने डिस्टेंस पे, जी यहाँ पे जो पॉइंट मास है उसका मास है स्मॉल एम, यहाँ तक की रेडियस स्मॉल आर, तो ये मास कितना हो जाएगा एम आर। देखो हमने ये कैलकुलेशन आगे करके रखी है, फिर से कर रहा हूँ। अपन यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, तो अब इसे आर से डिनोट नहीं करेंगे, अब हम क्या करेंगे पता है, हमें जो जो दो चीज़ें पता है, एक टोटल रेडियस आर पता है, सॉरी आर ही पता है, अर्ज की टोटल रेडियस आर ही पता है, उसमें से डी माइनस कर दो। तो अब मैं लिखूंगा इस फॉर्म में आर ई माइनस डी होल स्क्वायर, इस फॉर्म में लिखूंगा रेडियस को। क्लियर हो रहा है। अब देखना यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, ये रही इक्वेशन, इसकी फिगर कहाँ पे होगी, इसकी फिगर शायद कहीं पे, ये रही फिगर। चलो इसे इस तरफ ले लो तो देख सकते हो आप लोग ये फिगर को, आर ई में से डी निकल जाएगा ना। क्लियर। नाउ आगे देखना, अब आगे देखना, अब क्या करेंगे हम लोग, पहले तो हमें चाहिए जी डी यानी क्या, अर्थ सरफेस से डी जितने डिस्टेंस पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना होगा वो हमें फाइंड करना है जी डी। तो हमें क्या करना होगा, उस फोर्स को डी जितने डिस्टेंस पे जो भी फोर्स अप्लाई हो रहा है उसको उसी के मास से, उसी मास एम से डिवाइड कर दो। यहाँ पे मास था एम, ओके, उसी के मास एम से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे रह जाएगा जी मास एट रेडियस एम आर अपन आर ई माइनस डी होल स्क्वायर। क्लियर हो रहा है यहाँ तक। नाउ अभी हमें क्या चाहिए, सिर्फ मुझे इसे कन्वर्ट करना है जी में। कौन से जी में, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी में, और उसकी इक्वेशन है ये रही जी एम ई अपन आर ई स्क्वायर। तो यहाँ से मैं डिनोमिनेटर में से तो आर स्क्वायर निकाल लूँगा, बट ये एम आर की जगह पे मुझे इसे एम ई में फिर से कन्वर्ट करना होगा। तो एम ई में कन्वर्ट करने के लिए मैं पहले क्या करूँगा, इससे पहले देखते जाओ अब मैं क्या करने वाला हूँ, हमने ये आगे भी करके रखा है। देन माई जी डी इज इक्वल टू जी एम आर की जगह पे मैं लिखने वाला हूँ डायरेक्टली, क्योंकि ये हमने फिर से 4/3 पाई रेडियस कितनी है, अब आर के फॉर्म में स्मॉल आर नहीं लिखने वाला हूँ, बार बार बता रहा हूँ, अब रेडियस लिखूंगा मैं आर ई माइनस डी के फॉर्म में 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। याद आ रहा है, हमने आगे करके रखा है, ये एम ई की जगह पे लिख रहा हूँ अपन, ये है आर ई माइनस डी होल स्क्वायर। तो यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे क्यूब है, तो पहले तो यही कैंसिल, यहाँ पे सिर्फ आर ई माइनस डी एक रहने वाला है। अब 4/3 पाई इंटू रो की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, ये भी हमने आगे करके रखा है, जी इंटू 4/3 पाई रो की जगह पे मैं लिखने वाला हूँ
एम ई अपन आर ई स्क्वायर, सॉरी आर ई क्यूब। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप देख सकते हो, हमने आगे करके रखा है ये। ओके, चलो देखो हमने क्या किया यहाँ पे, इस स्टेप में क्या किया डिटेल में अच्छे से समझ लो। हमने इस स्टेप में पहले तो आर ई क्यूब आर ई स्क्वायर, सॉरी आर ई माइनस डी स्क्वायर तो कैंसिल कर दिया, तो एक रह गया आर ई माइनस डी। अब दूसरा 4/3 पाई इंटू रो की जगह पे मैंने लिखा है एम ई अपन आर ई क्यूब। कैसे लिखा अगर नहीं समझ एक बार बता देता हूँ। चलो, मास ऑफ अर्थ एम ई इज इक्वल टू 4/3 पाई आर ई क्यूब रेडियस ऑफ अर्थ इंटू डेंसिटी रो। तो देखो 4/3 पाई रो की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, एम ई अपन आर ई क्यूब। वही मैंने किया है, 4/3 पाई रो की जगह पे एम ई अपन आर ई क्यूब लिखा हुआ है। क्लियर। नाउ जी एम ई अपन आर ई स्क्वायर इज इक्वल टू, तो क्या स्मॉल जी होता है, ये रहा हमारा, कहाँ पे, यहाँ पे देखो ब्रैकेट के अंदर जी एम ई अपन आर ई स्क्वायर, उसकी जगह पे मैं क्या लिखूंगा, स्मॉल जी। वही लिखने वाला हूँ यहाँ पे फिर से। देन माई जी डी इज इक्वल टू जी, ओ सॉरी ये क्यों लिखूंगा, स्मॉल जी, उसमें कितना आ गया जी एम ई अपन आर ई स्क्वायर, यहाँ पे एक आर ई है बाकी और ये भी बाकी है, तो आर ई माइनस डी अपन आर ई, एक आर ई बाकी था ना। नाउ अगर हम ध्यान से देखें, अगर मैं आर ई को दोनों जगह पे डिवाइड कर दूँ दोनों से, देन माई जी की जो फाइनल इक्वेशन मिलेगी वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। देन अच्छे से यहाँ पे लिखते हैं, जी डी इज इक्वल टू जी डी इज इक्वल टू जी आर ई से डिवाइड, तो पहले में 1 माइनस डी बाई आर ई। तो देखो हमें ये भी इक्वेशन मिल गई कि जब अंदर की ओर जा रहे हैं तब भी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कम ही होगा। देखो तब भी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कम ही होगा, 1 माइनस डी बाई आर ई। मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि 1 से किसी कंपोनेंट को माइनस करोगे तो, अभी यहाँ पे भी आपको पता है ना, डी अपन आर ई लेस देन 1। डी मान के चलो कि मैं अर्थ सरफेस से जा रहा हूँ, अर्थ सरफेस से 10 किलोमीटर अंदर की ओर या फिर 20 किलोमीटर अंदर की ओर, और अर्थ की टोटल रेडियस होती है 64,000 किलोमीटर। तो आप समझ सकते हो कि डी अपन आर ई कितना स्मॉल होगा, लेस देन 1। आप मेरी पेन जहाँ पे जा रही है वहाँ पे ध्यान दो। तो अब यहाँ पे 1 माइनस डी अपन आर ई करोगे तो वो बहुत लेस देन 1 होगा, उससे 1 में से माइनस करोगे तो आंसर 1 से तो कम ही होने वाला है। तो 1 से कम नंबर को अगर जी से मल्टीप्लाई करोगे तो वो डिक्रीज ही होगा। और ऊपर देखो यहाँ पे ये, ऊपर देखो ये इक्वेशन, अबो वाली इक्वेशन भी यहाँ पे ये यहाँ पे है, और ऊपर भी लिखा हुआ है यहाँ पे भी कि जी एच इज इक्वल टू जी ब्रैकेट में 1 माइनस आर एच अपन आर ई। इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पे भी बाहर की ओर जाओगे तब भी अर्थ की सरफेस से दूर की ओर जाओगे तो टोटल एक्सेलरेशन कम ही होगा। तो हमें क्या पता चल रहा है कि अर्थ की सरफेस से दूर की ओर जाओ या फिर अर्थ की सरफेस के अंदर की ओर आओ, एक्सेलरेशन कम ही हो रहा है। चलो दूर की ओर तो पता है कि डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है इसीलिए एक्सेलरेशन कम हो रहा है, अंदर की ओर क्यों कम हो रहा है, तो अंदर की ओर कम होने के पीछे का रीज़न ही ये मास। ये मास देखो ध्यान से, मैंने क्या बताया, जैसे जैसे अंदर की ओर आता जाऊंगा कम मास इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा। सरफेस पे है तो पूरा मास अप्लाई कर रहा है, थोड़ा अंदर आ जाऊंगा तो उसके नीचे वाला मास ही अप्लाई करेगा, यहाँ पे आ जाता हूँ तो उसके अंदर वाला मास ही। तो जैसे जैसे मैं अंदर की ओर आता जाऊंगा मेरा लेस नंबर ऑफ मास है वो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर रहा है, इस वजह से अंदर की ओर आओगे तब भी मेरे एक्सेलरेशन में डिक्रीज ही आएगा। ये रहा अंदर की ओर आने वाला इक्वेशन, जी डी इज इक्वल टू जी ब्रैकेट में 1 माइनस डी अपन आर ई, और बाहर की ओर जी एच इज इक्वल टू जी ब्रैकेट में 1 माइनस आर एच अपन आर ई। अगर कहीं पे भी अटक जाओ इस इक्वेशन को सॉल्व करने में तो फिर से इस वीडियो को अच्छे से देखना, ये मोस्ट टाइम पी वीडियो है, और ये अंदर वाला तो बहुत हार्ड वन है। इस अंदर वाले के लिए आपको इक्वेशन पहले अच्छे से लिखनी है, उसके अंदर एम आर की वैल्यू अच्छे से इनपुट करनी है, एम आर की वैल्यू इनपुट करने के बाद स्क्वायर निकालने के बाद ये 4/3 पाई रो की जगह पे फिर से इसे अच्छे से समझ के एम ई अपन आर ई क्यूब लिखना है। ओके, फिर आर ई एक एक डिवाइड करने से ये इक्वेशन डिराइव होगी। वैसे ये कैलकुलेशन हमने 2 बार करी, एक बार आगे भी करके रखी है, जब हम अर्थ ग्रेविटेशनल जी की वैल्यू फाइंड करे थे ना तब भी यही कैलकुलेशन करी थी, वहाँ से भी हो सकता है यही इक्वेशन, वहाँ से भी ये इक्वेशन आसानी से डिराइव कर सकते हो, बट वहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और उतना कॉम्प्लिकेशन मुझे क्रिएट नहीं करना आपके साथ। अब देखो अबो वाले की सॉल्यूशन, इक्वेशन सेम है, एच हाइट के लिए लिख दो इक्वेशन को, जी एम ई अपन आर ई प्लस एच होल स्क्वायर। अब एम से डिवाइड कर दोगे तो जो भी इक्वेशन मिलेगा वो हमें मिल जाएगा जी एच का, एच हाइट के लिए जी, मुझे फॉर्म में कन्वर्ट करना है जी के, तो जी एम ई, आर ई चाहिए, आर ई को बाहर निकाल लिया। वो अबो के लिए बहुत ईजी है, आर ई को बाहर निकाल लिया, देन आर ई बाहर तो निकलेगा, कैसे निकलता है पता है, इसको अच्छे से समझाओ ना, तो आर ई बाहर निकल गया। अब ब्रैकेट में है 1 प्लस एच अपन आर ई,
अभी भी उसके बाहर स्क्वायर तो है ही, मैंने ब्रैकेट के बाहर नहीं निकाला, सिर्फ इसके अंदर से बाहर निकाला, तो आर ई यहाँ पे बाहर निकल जाएगा, तो भी ब्रैकेट में अभी 1+h आर ई और होल स्क्वायर तो है ही। अब आर ई को भी स्क्वायर दे दूँ और इसे भी स्क्वायर दे दूँ, आर ई को भी स्क्वायर दे दूँ और इसे भी स्क्वायर दे दूँ, तो अब ये हो जाएगा आर ई स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में 1+h ई अपन होल स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन में। क्लियर हो रहा है? इस वजह से आर ई ही बाहर निकालोगे बट उसका स्क्वायर बाहर निकलेगा। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है कैसे बाहर निकलेगा आर ई स्क्वायर। ओके, अब जी अपन आर ये इनकी जगह पे कैपिटल जी ये रह रहा, इसे हमें अच्छे से याद रखना। यहाँ पे हमने बाइनोमियल एक्सप्रेशन यूज़ किया है, बाइनोमियल एक्सप्रेशन यूज़ किया है, यहाँ पे देख लेना इसे, जी एच इज इक्वल टू जी ब्रैकेट में फर्स्ट स्टेप को, अरे यार फर्स्ट स्टेप को वैसे ही रहने दो, सेकंड स्टेप में पावर को आगे ले आओ, ये जो उसका ऑर्डर या फिर पावर जो भी कहते हो इसे आगे लाते जाओ, तो आगे आ जाएगा, तो -2 पहले हो जाएगा, -2 h अपन आ रही वैसे का वैसा। सेकंड स्टेप में इस पावर को कम करते जाओ, इसकी पावर को इंक्रीज करते जाओ। पहले में इसका पावर वैसे का वैसे था, सिर्फ ये आगे आगे आ गया। सेकंड स्टेप में देखो -2 जो था उसका मैंने -1 कर दिया एंड h अपन आर ई का स्क्वायर कर दिया। उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या होने वाला था, -1 से 0, ये रहा -1 से 0, बट 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो वो नहीं होने वाला, यानी कि यहाँ पे बाइनोमियल खत्म हो रहा है। अब इसके अंदर भी ये जो स्टेप है उसके अंदर h अपन आर ई स्क्वायर है, h अपन आर ई पहले से ही बहुत कम है, तो उसका स्क्वायर करूंगा तो और भी बहुत ज़्यादा कम नंबर आएगा, वो नेग्लिजिबल है, इसीलिए उसे निकाल दिया, तो हमारे पास सिर्फ इतना इक्वेशन है। क्लियर? अब उससे पहले हमने जो देखा था वो ये वाला ग्रेविटी वाला, कि ग्रेविटी के लिए कैसे करना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हमने क्या फाइंड किया कि सरफेस के बाहर की ओर कोई भी पॉइंट है तो उस पर हर एक मटेरियल की वजह से सेंटर की ओर और परपेंडिकुलर में फोर्स अप्लाई होती है, परपेंडिकुलर एक दूसरे को कैंसिल करते हैं और सेंटर वाला ऐड होता है। इसलिए हमें ऐसा फील होता है कि अर्थ की सरफेस के अबोव से किसी भी पॉइंट को फॉल करवाओगे तो उससे सेंटर की ओर कोई ना कोई ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है, इसीलिए हम अर्थ के पूरे मास को सेंटर में ही कॉन्सेंट्रेट है ऐसा समझ सकते हैं। ओके, जब अंदर की ओर चले जाएंगे तो अंदर की रिंग की वजह से, रिंग का बाहर का जो ये रिंग है उसकी वजह से जो भी फोर्स होगा ना वो हर एक डायरेक्शन में होगा, सेंटर की ओर भी है और ये अबो वाला अपनी ओर भी खींच रहा है, इस वजह से रिंग की बाहर के मास की वजह से टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू 0 होता है। मैंने लिखा था टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स F इज इक्वल टू 0 होता है, तो सिर्फ हमें अंदर के स्फीयर की वजह से रिमेनिंग मास की वजह से ही ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करनी होती है। क्लियर हो रहा है? और वो हमने यहाँ पे फाइंड करके रखा था सॉल्यूशन, याद है ना, ये G(m)m अपन r स्क्वायर m से डिवाइड कर दिया था mr, फिर ये वैल्यू यहाँ पे यहाँ से हमने फाइंड करी थी, ये दो वैल्यू से हमने ये वैल्यू रखी थी, r स्क्वायर कैंसिल, सेम वे में वहाँ पे किया वैसे ही, फिर G4/3m रो की जगह पे me/r³ लिखा था, और इस इक्वेशन को ही हमने उस टाइम पे अंदर की ओर मिलने वाली इक्वेशन को उसी को हमने ये करेक्ट इक्वेशन बताया था। फिर हमें अगर सरफेस पे चाहिए, अगर हमें सरफेस पे चाहिए तो क्या करना होगा, आर की जगह पे आर यूज़ करना होगा, आर की जगह पे आर यूज़ किया तो एक एक आर ही कैंसिल, इस वजह से फाइनल जी की इक्वेशन हमें मिली थी जी इज इक्वल टू कैपिटल जी me/r²। ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन थी, ये जी की डेरिवेशन है, फिर जी की डेरिवेशन जी की इक्वेशन को यूज़ करके अब और बॉटम के लिए, और ये एक फर्स्ट टॉपिक जो देखा था कैवेंडिश ने जी की वैल्यू फाइंड करी थी वो टोटल टॉर्क। ओके चलो, तो यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं इस इक्वेशन को, सॉरी इस वीडियो को। होप सो ये थोड़ी लंबी वीडियो हो गई है, होप सो आपको अच्छे से समझ में आया होगा सब कुछ, और बाय बाय, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।